मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक द्वितीय संभाग को जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनको रीतिकाल के नामकरण एवं वर्गीकरण शीर्षक पर प्रकाश डालना चाहूँगी। रीतिकाल, नामकरण एवं वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतकाल की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार इस काल में रीत तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल किया गया। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिसमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया। अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए इन कवियों के लिए लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। काव्यांग चर्चा में ये गौरव का अनुभव करते थे तथा इस युग में इस बात पर विवाद होते हुए भी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, शब्द शक्ति, रस या ध्वनि है, ये सब जरूर विचार किए जाते थे। काव्यांगों के लक्षण एवं स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। यद्यपि भक्ति काल में कुछ कवियों ने रीति ग्रंथ लिखे हैं, यथा सूरदासकृत साहित्य लहरी में तथा नंददासकृत रस मंजरी में रीति निरूपण किया गया है, तथापि रीति काल में सैकड़ों कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथ लिखे। मतिराम, चिंतामणि, भूषण, ग्वाल, पद्माकर, देव, भिखारीदास, प्रताप शाही जैसे कवियों ने रीति ग्रंथ लिखकर युगीन प्रवृत्ति का परिचय दिया। रीति काल के लिए जो अन्य नाम दिए गए उनमें प्रमुख हैं अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, उत्तर मध्य काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण के प्रवृत्ति को परिलक्षित कर इसे अलंकृत काल कहा। कुछ अन्य आलोचकों ने इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कला काल कहना उचित माना, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम श्रृंगार काल रखा है। उक्त सभी नामों में रीतिकाल नाम अधिक उपयुक्त है, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना इस काल में भरी पड़ी है। अतः यह नामकरण प्रवृत्ति मूलक है तथा सबको स्वीकृत भी है। मध्यकाल के पूर्व भाग को भक्तिकाल तथा उत्तर भाग को रीतिकाल कहा गया। इसी आधार पर यदि कोई रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना चाहे तो असंगत न होगा। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय रीति संप्रदाय के प्रवर्तन करते हुए किया है। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। विशेषो गुणात्मा कहकर उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किया, अर्थात वाक्य में विशिष्टता का समावेश गुणों से होता है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, कांति आदि काव्य के गुण बताए गए हैं। रीति का अर्थ शैली, पद्धति एवं मार्ग भी है। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया गया, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है। इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकारों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्रायः काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से की है। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए।
इनमें से कुछ तो निश्चय ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि थे, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। आचार्यत्व के लिए जिस प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका नितांत अभाव इन कवि आचार्यों में था। इसलिए उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण अधूरे, अधकचरे एवं अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित है। परिणामतः वे कहीं गलत हो गए हैं तो कहीं अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें आचार्य कोटि में न मानकर कवि ही मानते हैं। रीतिकाल के कवियों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे देव। रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया, जैसे बिहारी। तीसरा, रीति मुक्त कवि, जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति की जानकारी का उपयोग किया। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों पर काव्य रचना करने वाले ये कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अतः रीति मुक्त कवि कहना है, जैसे घनानंद। अब हम रीतिबद्ध, रीति मुक्त एवं रीति सिद्ध कवियों के एवं उनकी रचनाओं के उदाहरण देख लेते हैं। रीतिकाल के कुछ प्रमुख लक्षण ग्रंथकार और उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। चिंतामणि रचनाएं, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतिराम, रसराज, अलंकार पंचासिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, सत्सई। तीसरा, भूषण। ये सब हम रीतिबद्ध कवियों की परंपरा में आने वाले कवियों एवं उनके ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं। भूषण रचनाएं, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। जसवंत सिंह, भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश। देव, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन। पद्माकर, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। बिहारी की बिहारी सत्सई। रीतिकाल के रीति मुक्त कवि घनानंद, उनकी रचनाएं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, इश्क लता, पदावली, फुटकल छंद, घनानंद कविता। आलम, दूसरे कवि आलम, आलम केली। तीसरे कवि बोधा, इनकी रचना इश्कनामा, विरह बारिश। चौथे ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, इनकी रचनाएं। निष्कर्ष, इस प्रकार रीतिकाल के कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास अवश्य किया, पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। श्रृंगार वर्णन में इन कवियों की वृत्ति अधिक रमी रही। राधा कृष्ण के नाम पर श्रृंगार के जो चित्र इन कवियों ने अंकित किए, उनमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। रीतिकालीन कवियों ने कला पक्ष की प्रधानता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। धन्यवाद।